हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रीन साइंस क्लासेज। बच्चों, हमारा आज क्लास 9th का ये दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का नाम है हमारा क्या हमारे चारों ओर पदार्थ शुद्ध हैं। ये नाम आप लोग को मिलेगा बीटीबीसी या एनसीईआरटी बुक में, और अगर भारतीय वन बुक में देखें तो इसी चैप्टर का नाम रहेगा पदार्थ का वर्गीकरण, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने पढ़ा करके आप लोग को डाल दिया है। पहला वीडियो हमने क्या पढ़ाया था, तो पहला वीडियो में आप लोगों को पदार्थ के वर्गीकरण में बताया था कि पदार्थ को हम दो भाग में बांट रहे हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ में हम फिर इसको भी इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसको भी दो भाग में बांटे थे हम, तत्व और यौगिक। यानी कि हमारे शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं और अशुद्ध पदार्थ में हमारा आता है मिश्रण। तो हम यौगिक और मिश्रण के बारे में भी बता दिए थे। यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक कहते हैं जिन पदार्थों में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी निश्चित अनुपात में मिल करके बने होते हैं, उसे हम कहते हैं यौगिक। यानी कि जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा यौगिक है, क्योंकि ये एक निश्चित अनुपात से मिल करके बने हैं। और यौगिक को हम किसी भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। इसके जो क्वथनांक और दौर्णांक है वो निश्चित होते हैं। इसका एक निश्चित सूत्र होता है। ये सब यौगिक के गुण हैं। लेकिन अब हम यही मिश्रण में देखेंगे तो मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण जो होता है उसका कोई निश्चित सूत्र नहीं होता है। क्योंकि मिश्रण जिन पदार्थों में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिलकर के बने होते हैं उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण यौगिक में अंतर हम बता दिए थे। यौगिक होता है जो निश्चित अनुपात में होता है, यानी कि उसका सूत्र भी निश्चित होता है। मिश्रण का कोई सूत्र निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये किसी निश्चित अनुपात से मिलकर के नहीं बना होता है। जैसे हवा हो गया, तो हवा हमारा क्या है, हवा हमारा मिश्रण है, क्योंकि इसमें जो गैसेज मिले हैं उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं है। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कण और भी गैसेज मिले होते हैं जिनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, इनका कोई सूत्र नहीं होता है। हवा का कोई सूत्र नहीं होता है। तो ये क्या हुआ, मिश्रण हुआ। जैसे मान लीजिए कि रक्त हो गया, स्याही हो गया, समुद्र का जल हो गया, तो इस सब का कोई निश्चित सूत्र नहीं है। इसका कोई दौर्णांक क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। तो ये मिश्रण हो गया हमारा। अब मिश्रण के भी हम प्रकार बताए थे। मिश्रण भी दो तरह का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण के गुण और हम सब बता दिए थे। अब आज हम शुरू करेंगे मिश्रण के प्रकार से। तो बच्चों, मिश्रण के प्रकार में हम दो प्रकार आप लोग को ये दिखा रहे हैं कि दो प्रकार हो गया। एक हो गया समांगी मिश्रण और एक हो गया विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसे कहेंगे, तो समांगी मिश्रण हम कहेंगे, समांगी का ही मतलब होता है सर्वत्र एक समान। यानी कि ये देखिए, समांगी का सामान्य अर्थ होता है सर्वत्र एक समान। तो वैसे मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में उसके अवयवी पदार्थ का संगठन समान हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी कहने का इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल से आप लोग को हम बताते हैं। जैसे हम ले लिए शरबत, चीनी और जल का हम मिश्रण ले लिए, बन करके क्या बन गया, वो शरबत बन गया हमारा। तो चीनी और जल का जो मिश्रण है, जो शरबत बना, उसमें चीनी बिल्कुल क्या होता है, घुल जाता है, चारों तरफ एक समान घुल जाता है उसमें। तो जब शरबत बन गया बच्चों, तो क्या होता है, शरबत को तो हम जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें चीनी है कि नमक है, क्या है, क्योंकि वो एक समान मिल चुका है। और जब मिल गया है तो क्या बन जाता है, एकदम बिल्कुल पारदर्शी हो जाता है। उसमें समझ में आता है कि इसमें किस चीज के कण मिले हुए हैं। समांगी मिश्रण में जो उसके तत्व अवयव होते हैं, यानी कि जो जिन चीजों से पदार्थ से मिल के बना होता है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ता। अब शरबत हम ले लिए, तो शरबत ऐसे हम ले लेंगे ग्लास में, तो हमें क्या पता चलेगा कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, जब तक उसको हम टेस्ट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा समांगी मिश्रण है उसमें बिल्कुल ही घुल जाता है। उसके जो अवयव हम घुलाते हैं, जैसे चीनी को घुला रहे हैं जल में, तो बिल्कुल घुल जाएगा। तो ये हो गया हमारा समांगी मिश्रण। उसी तरह से और एग्जाम्पल हो गया इसका, जल एवं नमक का मिश्रण, एल्कोहल एवं जल का मिश्रण, सोडा जल, ये सब क्या है, ये सब समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और समांगी मिश्रण की बनावट समान होती है। इसमें उपस्थित अवयवों के कण को हम देख नहीं सकते हैं। यानी कि आप देखना चाहेंगे कि इस जो हमारा शरबत है या नमक जल का मिश्रण है या अल्कोहल जल का मिश्रण है, तो उसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो ऐसे हम नहीं देख पाएंगे।
बिना टेस्ट किए हमें पता नहीं चलेगा कि किस चीज का मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण हो गया। अब इसी के साथ अब आपको विषमांगी मिश्रण बता दे रहे हैं ताकि दोनों का साथ में अंतर भी आपका तैयार हो जाएगा। तो विषमांगी मिश्रण क्या है? तो विषमांगी का सामान्य मिश्रण दो प्रकार के हुआ, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। तब विषमांगी का अर्थ हो गया सर्वत्र एक समान नहीं, यानी कि वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में उसके अवयवी पदार्थ का मतलब हो गया जिन जिन पदार्थों से वो मिलकर बना है का संगठन एक समान नहीं होता, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे अब ले लीजिए साधारण नमक और लोहे का छीलन का मिश्रण, नमक और बालू का मिश्रण। तो नमक और बालू का मिश्रण मिला देंगे तो आपको खुले आंखों से भी दिख जाएगा, उसके कण स्पष्ट रूप से दिख जाएंगे कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। इसकी बनावट जो होती है एक समान नहीं होती है और समांगी मिश्रण की बनावट एक समान होती है, इसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं कि इसके कण कौन कौन से कण हैं। अब विषमांगी मिश्रण जो होता है विलयन और मिश्र धातु को छोड़ के जो सभी जितने भी होते हैं वो सब विषमांगी होते हैं। इसमें होता है कि समांगी में विलयन आता है और मिश्र धातु आते हैं, लेकिन सिर्फ विलयन और मिश्र धातु को छोड़ के सभी क्या होते हैं, सभी मिश्रण विषमांगी होते हैं। तो ये हमारा समांगी और विषमांगी के एग्जाम्पल से समांगी की जो शरबत है वो हमारा समांगी है। अगर लोहा और बालू का हम लेंगे मिश्रण तो विषमांगी हो जाएगा, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं, इसके अवयव को देख सकते हैं, इसका एक समान बनावट नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया मिश्रण के दो प्रकार, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। अब हम पढ़ते हैं आगे कि विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है। इस तीन चीज को पढ़ना है, एक विलयन होता है इसमें, एक निलंबन होता है और कोलाइड। तो अभी हम बताएं कि विलयन जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है आपका। तो सबसे पहले हम विलयन को पढ़ेंगे। अब विलयन के टॉपिक में जितने सारे चीज आएंगे पहले हम पढ़ा लेंगे, उसके बाद निलंबन पढ़ाएंगे, फिर कोलाइड पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं विलयन। अब विलयन क्या है? तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अभी हम जस्ट पहले बताए हैं कि विलयन जो होता है समांगी मिश्रण होता है। जैसे नींबू जल, सोडा जल, नमक जल, चीनी जल आदि विलयन है, यानी कि ये सब समांगी मिश्रण है। इनके अवयव को आप देख नहीं सकते, इनको कणों को नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल ये घुल जाता है। ये ऐसे देखने से इसके कण नहीं पता चलेंगे कि क्या है, उसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। अब विलयन, ये नींबू जल जो है किस किस चीज से बना है? नींबू और जल से। तो ये नींबू जल विलयन हो गया, लेकिन ये दो चीज से बना है, नींबू और जल से। तो देख इसको नींबू को क्या कहेंगे और जल को क्या कहेंगे ये बता देते हैं आप लोगों को। तो विलयन जो होता है दो चीजों से मिलकर बनाता है, विलय और विलायक। विलय को घुल्ले भी कहते हैं, विलायक को घोलक भी कहते हैं। तो अब एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ये नींबू जल कहीं ले लीजिए या नमक जल ले लीजिए। जैसे ये नमक जल के विलयन में, नमक जल के विलयन में नमक क्या होगा? नमक जो होगा देखिए दिखा रहे हैं, नमक जो है क्या है, हम नमक जल का विलयन ले लिए तो उसमें नमक क्या है, नमक जो होगा विलय होगा और जल जो होगा विलायक होगा। यानी कि विलयन दो चीज से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। तो इसमें नमक जो हो गया विलय हो गया, जल विलायक हो गया। या दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि विलय उसे कहते हैं जिसकी मात्रा, उस विलयन में जिसकी मात्रा कम हो। तो इस विलयन में नमक जल में किसकी मात्रा कम है? नमक की मात्रा कम है तो ये विलय हो गया, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। सिंपल भाषा में इसको बोल सकते हैं, या इसका परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि विलयन बनाने के लिए घोले जाने वाले पदार्थों को विलय या घुल्ले कहते हैं। यानी कि जो विलयन है इसमें हम क्या घोल रहे हैं? तो नमक घोल रहे हैं, तो घोले जाने वाले पदार्थ को हम विलय या घुल्ले कहते हैं। और जिसमें घोला जाता है, जिस द्रव में पदार्थ को घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। तो नमक को किसमें घोला जा रहा है? जल में घोला जा रहा है, तो जल क्या हो गया हमारा यहाँ? विलायक हो गया। तो आप समझ गए हैं कि विलय किसे कहेंगे और विलायक किसे कहते हैं। जो घोला जाता है उसे विलय कहते हैं, जिसमें घोला जाएगा उसे हम विलायक कहेंगे। ठीक है, तो आप ये दो चीज समझ गए। या ये भी लिख दिए हैं कि किसी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो विलयन दो चीजों से मिलकर बना, विलय और विलायक, दोनों को हम समझा दिए। अब आगे देखते हैं कि विलयन में और क्या पढ़ना है हमको। तो विलयन में एक चीज और पढ़ना है बच्चों, ये विलयन में एक जलीय विलयन होता है, अजलीय विलयन। तो जलीय विलयन किसे कहेंगे? तो किसी पदार्थ को जल में घुलाकर जब विलयन बनाते हैं उसे हम कहेंगे जलीय विलयन। जैसे चीनी और जल का विलयन, तो इसमें एक चीनी को किसमें घुलाए हैं? जल में, तो ये जलीय विलयन हो गया। अजलीय विलयन, जिस विलयन में जल नहीं रहता है उसे हम कहते हैं अजलीय विलयन। आयोडीन एवं अल्कोहल का विलयन, इसमें जल नहीं है तो ये हो गया अजलीय विलयन। अब विलयन के गुण देख ले रहे हैं।
एक चीज और बता रहे हैं, बिलियन में एक यहाँ दिखा रहे हैं आपको, नमक और जल का बिलियन। तो ये नमक और जल का जो बिलियन हुआ, कैसा बिलियन हो गया? तो ये नमक ठोस है और जल क्या है? द्रव है। तो ठोस में जल का बिलियन हुआ ये, या ठोस में जल का मिश्रण हुआ। कभी कभी पूछ देता है कि ठोस में जल का विलयन क्या है, तो ठोस में जल का विलयन कैसे हो गया? नमक हो गया जल का। अब हवा है, तो हवा को कैसा कहेंगे, कैसा मिश्रण कहेंगे? तो हवा को कहेंगे कि हवा जो होता है गैस में गैस का मिश्रण है, क्योंकि हवा क्या है? गैस है, और उसमें जो भी घुला हुआ है, जो भी चीज उसमें मिला हुआ है, वो क्या है? सब गैस है। तो गैस में गैस का विलयन। इस तरह कभी कभी पूछ देता है कि ठोस में द्रव का विलयन क्या हुआ? तो ठोस में द्रव का विलयन हो गया, जैसे नमक का जल हो गया। नमक ठोस है और जल विलयन है, तो नमक जल का विलयन क्या हो गया? ठोस में जल का विलयन। और अगर हवा है तो हवा क्या है? गैस में गैस का विलयन हो गया। तो ये ऐसे कभी कभी पूछ देता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका आयोडीन अल्कोहल अभी दिखाए हैं, ये आयोडीन में अल्कोहल का विलयन, ये कैसा विलयन है? तो ये द्रव में ठोस का विलयन है। आयोडीन क्या है? आयोडीन ठोस है, अल्कोहल क्या है? विलयन, ये द्रव है। तो ये द्रव में ठोस का विलयन हो गया। तो ये इस तरह से कभी कभी पूछ देता है। जैसे आप पीते हैं ये क्या? सोडा जल या कोको कोला या स्प्राइट, तो वो किसका किसका विलयन होता है? तो सोडा जल और आपका ये कोको कोला या पेप्सी या स्प्राइट जो होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो विलय होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब घुला किस में होता है? तो जल में, यानी कि गैस का जल में विलयन है। कोको कोला या पेप्सी जो भी पीते हैं आप, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, और घुलाया किस में जाता है? तो जल में। तो गैस का द्रव में विलयन हो गया, तो वो द्रव गैस का विलयन हो गया। इस तरह से कभी कभी पूछ देता है। आयोडीन अल्कोहल किसका विलयन हो गया? तो ये बता ही दिया आपको। अब हम विलयन का गुण पढ़ते हैं कि विलयन का गुण क्या होता है। तो ये सारे विलयन के गुण हैं। विलयन के गुण तो आप उसके एग्जाम्पल परिभाषा से ही समझें कि विलयन एक समांगी मिश्रण है, विलयन अस्थायी होता है, विलयन के कण पृथक होकर यानी कि नीचे कभी बैठते नहीं है, विलयन के अवयव को छान करके पृथक नहीं किया जा सकता है, इसको खुली आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। विलयन स्वच्छ पारदर्शी होता है। जैसे अब नमक जल का विलयन का हम समझा दिए थे, तो नमक जल का जो विलयन लेंगे वो समांगी मिश्रण हो गया। विलयन अस्थायी होता है, कैसे? क्योंकि जब नमक और जल के विलयन को अगर हम ग्लास में लेकर के कुछ देर के लिए छोड़ भी देते हैं, तो क्या होता है? वो नमक या चीनी कुछ भी नीचे बैठता नहीं है। या जब हमारा शरबत बन गया, तो वैसे विलयन को हम छानेंगे तो क्या उसमें से चीनी या नमक छन जाएगा? नहीं छनेगा। इसी चीज को यहाँ लिखे हैं कि विलयन के अणु को छान करके हम अलग नहीं कर सकते हैं। अब उसमें से चीनी या नमक को हम शरबत में या सोडा जल में देखेंगे, तो उसमें से हमें विलयन के कण जो होंगे खुली आंखों से नहीं दिखेंगे हमें। यह स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। जो विलयन बनता है एकदम बिल्कुल स्वच्छ होता है एवं पारदर्शी होता है, कुछ उसमें उसके कण दिखते नहीं है। तो यही सारे गुण हैं जो विलयन के हैं, जो हम पहले ही विलयन में बता चुके हैं। अब विलयन के प्रकार पढ़ लेते हैं। विलयन के प्रकार कितने होते हैं? तो विलयन के प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन सा? एक संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। बच्चों इस तीनों को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। परिभाषा तीनों को हम दे ही दिए यहाँ, अब इसको हम समझा देते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अब हम आप लोग को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं संतृप्त, अति संतृप्त और असंतृप्त विलयन को। ये हमारा मान लीजिए विलयन हो गया। इसे कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार हुए। कौन कौन से? एक हो गया आपको असंतृप्त विलयन, दूसरा हो गया हमारा संतृप्त, और तीसरा हो गया अति संतृप्त। अति संतृप्त विलयन। अब तीनों को हम एग्जाम्पल से आप लोग को समझा देते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई विलयन है जिसमें 100 ग्राम क्या है? उसमें 100 ग्राम जल है, यानी कि जल ये क्या हो गया? ये विलायक हो गया। और हमारा उसमें ये जो जल है जो हम विलयन बना रहे हैं, यानी कि जो हम विलयन बनाएंगे उस विलयन में, ये हमारा विलयन हो गया आपको मान लीजिए नमक और किसका? जल का।
ये हमारा नमक और जल का विलयन हो गया, जिसमें नमक क्या हो गया, विलायक हो गया, और जल विलेय हो गया। तो नमक और जल का जो विलयन हमारा बनेगा, तो उसमें मान लीजिए कि ये जो विलयन है उसमें नमक घुलाने की क्षमता कितनी है, 20 ग्राम है। इस विलयन में नमक को घुलने की क्षमता 20 ग्राम, यानी कि नमक और जल का जो विलयन है, इस जल में 20 ग्राम हमारा नमक, ज्यादा से ज्यादा हमारा 20 ग्राम नमक घुल सकता है। तो मान लीजिए बच्चों क्या है कि 100 ग्राम हमारा जल है, उसमें हम घुला देते हैं 20 ग्राम, 100 ग्राम जल हो गया, उसमें हम 20 ग्राम घुला देते हैं नमक। तो इसकी सब अधिक से अधिक इस विलयन में घुलाने की, नमक घुलाने की क्षमता, यानी कि विलय को घुलने की क्षमता कितनी है, 20 ग्राम है। तो ये जो 20 ग्राम घुलने की अधिकतम क्षमता है, तो वैसे विलयन को जिसमें अधिक है, यानी कि वैसा विलयन जिसमें उसी ताप पर जितनी उसकी विलय घुलाने की क्षमता होती है, इससे ज्यादा अब वो नहीं घुला सकता है, यानी कि उसकी क्षमता कितनी है, 20 ग्राम है। अब 20 ग्राम से ये ज्यादा इस विलयन में नमक को नहीं घुला सकता है, तो उस विलयन को हम कहेंगे संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे, संतृप्त। यानी कहने का मतलब है कि ज्यादा उसकी जितनी क्षमता है, जितना वो घुला सकता है, वो विलयन ज्यादा से ज्यादा जितनी विलय की मात्रा को घुला सकता है, जितनी उसकी क्षमता होती है। तो इसकी क्षमता कितनी है, मान लीजिए 20 ग्राम है, ये 20 ग्राम से ज्यादा नहीं घुला सकता है, तो वैसे विलयन को हम कहेंगे संतृप्त विलयन। अब हमारा एक असंतृप्त आता है, यानी कि असंतृप्त से मतलब है कि इसकी घुलाने, इसमें नमक घुलने की क्षमता कितनी है, 20 ग्राम है, और हम घुला रहे हैं इसमें 10 ग्राम। क्या कर रहे हैं, इस विलयन में हम 10 ग्राम ही जल घुला रहे हैं। 20 ग्राम क्षमता है और 10 ग्राम हम नमक घुला रहे हैं इस जल में, यानी कि जितनी क्षमता है उससे हम कम घुला रहे हैं, तो ये हमारा हो गया असंतृप्त। अगर जितनी क्षमता है विलय की घुलने की, उससे हम कम मात्रा में अगर घुलाते हैं, तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त। यानी कि उसकी घुलाने की क्षमता 20 ग्राम थी और हमने कितने घुलाया, 10 ग्राम, यानी कि कम घुलाया, विलय की मात्रा इसमें कम है, तो हो गया असंतृप्त। अब हमारा तीसरा अति संतृप्त है, इसको भी समझा दे रहे हैं। घुलाने की क्षमता इसमें कितनी थी, अधिक क्षमता 20 ग्राम, लेकिन हम घुला रहे हैं 30 ग्राम। कितना घुला रहे हैं, विलय की मात्रा हम कितना कर दिए, 30 ग्राम, यानी कि और हमको ज्यादा घुला रहे हैं। घुलाने की क्षमता है 20 ग्राम, हमको घुलाना है 30 ग्राम, तो ये कैसे घुलेगा। मान लीजिए एक बीकर में हम जल ले लिए, 100 ग्राम जल ले लिए हैं, और उसमें हम 30 ग्राम नमक घुला रहे हैं, उसको छड़ से चलाते जा रहे हैं तो नहीं घुल रहा है, तो ये कब घुलेगा। तो इसको हम ताप को अगर हम बढ़ा देते हैं, अगर हम इसको ताप को बढ़ा देते हैं, तो ये 30 ग्राम नमक घुल तो जाएगा उस समय। जब हम ताप बढ़ा देंगे तो ये नमक घुल जाएगा उसमें, यानी कि विलय की अधिक मात्रा उसमें घुल जाएगी। लेकिन जैसे ही हम ताप को कम करेंगे, यानी कि धीरे धीरे उस विलयन को ठंडा करेंगे, तो ये ज्यादा, इसमें कितना ज्यादा है, घुलाने की क्षमता 20 ग्राम थी, हम घुला रहे हैं 30 ग्राम, यानी कि अभी 10 ग्राम हम ज्यादा इसमें घुला रहे हैं। तो गर्म करके, यानी कि ताप बढ़ा करके हम 10 ग्राम ज्यादा घुला तो दिए, लेकिन जैसे ही हम ठंडा करेंगे उस विलयन को, धीरे धीरे ठंडा होगा, तो क्या होगा, ये जो 10 ग्राम हम एक्स्ट्रा जो घुलाए थे उसमें, वो एक्स्ट्रा 10 ग्राम रावा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। किस रूप में, रावा के रूप में ये हमारा 10 ग्राम जो नमक होगा फिर से प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 3 विलयन हुआ, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। संतृप्त आपको हम समझा दिए कि उसमें अधिकतम जितनी घुलाने की क्षमता रहेगी, वैसा विलयन जिसमें विलय की घुलने की क्षमता सबसे अधिक रहेगी, उससे ज्यादा अब उसमें क्षमता नहीं होती है। यानी कि मान लीजिए 20 ग्राम घुलाने की क्षमता है, तो 20 ग्राम से ज्यादा नहीं घुलेगा, वो संतृप्त हो गया। अगर कम घुलाते हैं उसमें, यानी कि जितनी उसकी क्षमता है उससे अगर कम घुलाते हैं, तो हो गया असंतृप्त। और क्षमता से ज्यादा अगर हम घुलाते हैं, अधिक ताप को बढ़ा करके अगर घुला देते हैं, विलय ज्यादा उसमें घुलाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अति संतृप्त। आपको एग्जाम्पल से हम तीनों समझा दिए, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। अब हम एक चीज और पढ़ते हैं, घुलनशीलता या विलयता। अब घुलनशीलता और विलयता क्या है। तो विलय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, उसकी घुलनशीलता या विलयता कहलाती है। इस पे न्यूमेरिकल पूछता है
इसलिए एक न्यूमेरिकल हम बना के आपको समझाएंगे, बाकी आप बुक से बनाएंगे। तो घुलनशीलता क्या है पढ़ लेते हैं। घुलनशीलता या विलयता, तो विलय पदार्थ की वह मात्रा, यानी विलय मतलब जो घुला हुआ है, उस विलयन में जो घुला हुआ है उसे हम कहते हैं विलय। तो विलय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है। संतृप्त विलयन जो है उसमें कितना विलय पदार्थ घुला हुआ है, यानी कि विलय पदार्थ की मात्रा को हम बताना है कि इस संतृप्त विलयन में कितना घुला हुआ है, उसी को हम उसकी घुलनशीलता या विलायता कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मान लीजिए कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता 32 ग्राम है। यानी कहने का मतलब है कि ये निश्चित ताप पे, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही 100 ग्राम जल है, यानी ये जल क्या हो गया, ये 100 ग्राम जल हमारा जो है विलायक है। उसमें क्या घुला हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता 32 ग्राम है, यानी कि ये जो 32 ग्राम है पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, घुला हुआ है किसमें, 100 ग्राम जल में। तो इसकी घुलनशीलता कितना हो गई, 32 ग्राम हो गई। कैसे, क्योंकि अब इससे ज्यादा संतृप्त विलयन का मतलब ही होता है, आपको हम समझाएं अभी संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, कि जितना अधिक से अधिक क्षमता जितना उसकी घुलाने की होती है उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। तो इस संतृप्त विलयन है, तो संतृप्त विलयन में कितना घुलेगा, ये 32 ग्राम। अब इससे ज्यादा इसमें घुलाने की क्षमता नहीं है, तो इसे हम कहेंगे विलयता या घुलनशीलता। तो इसकी विलयता और घुलनशीलता कितना हो सकती है, 32 ग्राम होगी। क्या होगी, 32 ग्राम, क्योंकि इतने में ये 100 ग्राम जल में पोटेशियम की घुलनशीलता 32 ग्राम है, अर्थात इसका 100 ग्राम जल में अधिक से अधिक 32 ग्राम ही पोटेशियम नाइट्रेट घुल सकता है, इससे ज्यादा नहीं घुलेगा। तो इसी को हम घुलनशीलता या विलायता कहते हैं। अब किसी का निकालना हो घुलनशीलता या विलायता, तो देखिए इसका सूत्र है कि विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा इंटू 100। क्या हो गया, ये घुलनशीलता निकल जाएगा या विलायता निकल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल है यहाँ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सोडियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन के इतना ग्राम में, यानी कि 35 ग्राम में 9 ग्राम सोडियम नाइट्रेट घुला हुआ है। सोडियम नाइट्रेट की विलयता ज्ञात करें, यानी कि ये जो संतृप्त हमारा विलयन है कितना है, विलयन की मात्रा है 35 ग्राम, विलयन की मात्रा दिया हुआ है यहाँ 35 ग्राम, और उसमें कितना घुला हुआ है ये सोडियम नाइट्रेट 9 ग्राम, यानी कि ये विलय हो गया। 9 ग्राम क्या हो गया हमारा, विलय की मात्रा हो गई। तो अभी हमको इसके लिए क्या चाहिए, विलायक की मात्रा चाहिए, क्योंकि इसमें सूत्र क्या है, विलय की मात्रा बटाएं विलायक की मात्रा। तो इसमें हमें विलयन की मात्रा दिया है और विलय की दिया है, लेकिन विलायक की मात्रा नहीं दिया हुआ है। तो पहले हमको इसमें विलायक की मात्रा हम ज्ञात करेंगे, तब हमें जाकर के विलयता प्राप्त होगी। तो देखिए कैसे बनेगा ये, तो विलयन की मात्रा कितना है, विलयन की मात्रा हम लिख लिए कितना, 35 ग्राम, ये देखिए 35 ग्राम, और 9 ग्राम क्या है, तो 9 ग्राम विलय की मात्रा है। तो सोडियम नाइट्रेट ही विलय है इसमें, क्योंकि सोडियम नाइट्रेट घुला हुआ है, जो घुलता है उसे ही विलय कहते हैं, और जिसमें घोला जाता है उसे घोलक कहते हैं। इस चीज को याद रखिए, उसे विलायक कहते हैं या घोलक कहते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट हो गया विलय, तो विलय की मात्रा 9 हो गई। अब हमको विलायक चाहिए, विलायक की मात्रा कैसे निकलेगा, तो पहले ही हम बताए हैं कि विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। तो विलयन हमारा दिया हुआ है, विलय भी दिया हुआ है, तो विलायक निकाल लेंगे हम। विलयन में से विलय की मात्रा घटा देंगे तो विलायक की मात्रा निकल जाएगी। तो विलयन है 35 और विलय है 9, तो विलायक की मात्रा हम घटा करके निकाल लिए 26 ग्राम। विलयन में से विलय की मात्रा घटा दिए तो हमें मिल गया विलायक की मात्रा 26 ग्राम। अब सोडियम नाइट्रेट की विलयता बराबर सूत्र पर बैठा लेंगे, विलय की मात्रा है 9 बटावे विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा कितना निकाले हम, 26 ग्राम, 26 इंटू 100 तो हो गया। इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 34.6, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से एक और आपको हम एग्जाम्पल यहाँ दे दिए हैं, और भी आपकी बुक में एग्जाम्पल होंगे, उसको आप बनाएंगे तो क्लियर होगा, जितना बनाएंगे उतना ही क्लियर होगा। अब बच्चों आगे हम अभी विलयन में ही हम पढ़ेंगे कि विलयन की सांद्रण क्या होता है, सांद्रता निकालने के लिए आता है। तो विलयन की सांद्रण के बारे में आगे हम वीडियो में बताएंगे, और फिर उसके आगे वीडियो जब बताएंगे तो उसमें हम कोलॉइड बताएंगे, निलंबन बताएंगे। तो छोटा छोटा ही बताते चलेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
जो भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे देंगे कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू।